हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल से सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ परिवार न्यायालय का एक मैटर डिस्कस करूंगा। आईपीसी 498A के संदर्भ में एफआईआर कराई जाती है पत्नी द्वारा पति और उसके घर वालों के विरुद्ध, लेकिन समझौता हो जाता है। पत्नी मेंटेनेंस लेना, एक मुश्त राशि लेना स्वीकार कर लेती है। दोनों पक्षकारों में, पति और पत्नी पक्ष में समझौता हो गया, लेकिन फिर भी पत्नी दोबारा एफआईआर करा सकती है क्या पति के विरुद्ध, वो डिस्कस करूंगा। पत्नी क्या ससुराल वालों के विरुद्ध तलाक के बाद भी क्या 498A की एफआईआर दर्ज करा सकती है घर वालों के विरुद्ध, वो डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या डिसीजन दिया है, वो डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए वीडियो। पति और पत्नी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। पत्नी मायके चली जाती है। मायके से वो पति और पति के ससुराल वालों के विरुद्ध सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस सूट फाइल करती है कि मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए, और 498A का क्रूरता का सूट फाइल करती है अपने ससुराल वालों के विरुद्ध, पति के विरुद्ध। जब से विवाह मेरा हुआ है तब से मुझे परेशान करके डाल रखा है। ठीक दोस्तों, अब इसी स्टेज पर मामला मीडिएशन के पास पहुंचता है। मीडिएशन दोनों पक्षकारों में, पति और पत्नी पक्षकारों में, दोनों में समझौता करा देता है। ठीक, समझौते में पत्नी एक मुश्त राशि लेना स्वीकार कर लेती है और रिटन एग्रीमेंट में स्पष्ट करती है कि जो मैंने एफआईआर कराई है वो भी क्वैश करा लूंगी। जो भी समझौता हुआ है समझौता रिटन में था। ठीक, लेकिन क्या पत्नी दोबारा पति के घर वालों के विरुद्ध सेक्शन 498A क्रूरता का सूट फाइल कर सकती है क्या, इस संदर्भ में देखिएगा। इसी संदर्भ में एक दिक्कत दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आई। जब दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक केस आया, केस का नाम था छतरपाल एंड अदर वर्सेस स्टेट एंड अदर, 2023 दिल्ली हाईकोर्ट। इस केस के थोड़े फैक्ट समझिएगा। 2011 में पति और पत्नी का विवाह होता है। ठीक दोस्तों, दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। पत्नी झगड़कर मायके चली जाती है। मायके से वो ससुराल वालों के विरुद्ध, पति के विरुद्ध सूट फाइल करती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ क्रूरता बरतते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। अभी देखिए, अभी ये मैटर फर्स्ट स्टेज पर मीडिएशन के पास जाता है, काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर समझदारी बरतते हुए दोनों पक्षकारों में समझौता करा देता है, पत्नी पक्ष में भी और पति पक्ष में भी। पत्नी पति द्वारा दी गई एक मुश्त राशि लेना स्वीकार कर लेती है और दोनों पक्षकारों में तलाक भी हो जाता है। और जो एफआईआर पति और पति के घर वालों के विरुद्ध कराई गई थी उसे क्वैश कराने को भी कह देती है, मैं क्वैश करा लूंगी। ठीक दोस्तों, और भविष्य में भी कोई वाद पति के विरुद्ध नहीं करूंगी, ये भी स्पष्ट लिख देती है। पति इस समझौते के आधार पर जो एफआईआर उसके विरुद्ध कराई गई थी उसे हाईकोर्ट से क्वैश भी करा देता है। सेक्शन 482 सीआरपीसी में एफआईआर भी क्वैश हो जाती है। 2014 में दोनों पक्षकारों का समझौता करा देता है मीडिएशन। अब देखिए, नया पेज तब आता है। ठीक, इसी केस में, अब इसी केस में जो एफआईआर हुई थी उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट फाइल कर देता है। शीट में वो पत्नी के ससुराल वालों को पार्टी बनाता है। न्यायालय संज्ञान ले लेता है। आईओ मजिस्ट्रेट से ये भी कहता है चार्जशीट लगाते समय जब दोनों पक्षकारों का समझौता हो चुका है। ठीक, लेकिन फिर भी न्यायालय समन इश्यू कर देता है सास ससुर के विरुद्ध और पति के घर वालों के विरुद्ध। अब सबके पास समन पहुंच जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। सब तो ये मान के चल रहे थे जब एफआईआर क्वैश हो गई है, पत्नी एक मुश्त राशि लेके बैठ गई है, समझौता हो गया है, तलाक हो गया है, अब हमारे साथ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, पार्टी के पास समन चले जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो इस एफआईआर को अब क्वैश कराने के लिए न्यायालय के पास जाते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पास जाते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट जाके कहता है, सर जो समझौता हुआ था वो पति और पत्नी के बीच में हुआ था, जबकि एफआईआर में ससुराल वालों के नाम भी थे, उनका नाम इसमें समझौते में नहीं है। और जो एफआईआर क्वैश कराई गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वो सिर्फ पति ने क्वैश कराई है, पत्नी के घर वालों ने एफआईआर क्वैश अभी तक नहीं कराई है। ठीक, इसलिए उनके ऊपर सूट चलना बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पत्नी का वकील ये बात रखता है। पत्नी का वकील यह भी कहता है जो समझौता हुआ है पति और पत्नी के बीच में उसमें सिर्फ पति के सिग्नेचर हैं, पति के घर वालों के, सास ससुर के जिनके विरुद्ध एफआईआर कराई गई तो उसके किसी के सिग्नेचर नहीं है, ना उनके नाम है। ठीक दोस्तों, यहाँ न्यायालय अब सब चीज ऑब्जर्व करता है। वो देखता है पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों में समझौता हो गया है, तलाक भी हो गया है, पत्नी एक मुश्त राशि लेकर बैठी है, फिर भी पति के घर वालों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ एक कानूनी पॉइंट पर। अब न्यायालय सब चीज चेक करता है। न्यायालय देखता है जो समझौता हुआ है वहां पर क्या लिखा गया है। समझौते में लिखा गया था पति और पति अन्य सदस्य, तो न्यायालय ने चेक किया पति और अन्य सदस्य में आ गए, सब उसके घर वाले भी आ गए। ठीक, पति के माँ बाप भी आ गए, नंदोई भी आ गए जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने माना, भले ही नाम ना लिखा हो, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने माना फिर भी अन्य सदस्यों में सब लोग आ गए।
ठीक, जैसे रेस्पोंडेंट्स थे तो वहां पर रेस्पोंडेंट न लिखकर रेस्पोंडेंट्स नाम लिखा गया था। ठीक, तो इस संदर्भ में जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी उसमें सब लोग आ गए। पत्नी इस तरह से परेशान नहीं कर सकती पति के घर वालों को, 498A का दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पत्नी को स्पष्ट फटकार लगाई गई। जब एक बार समझौता हो गया, आपने पैसे लेना भी स्वीकार कर लिया, तलाक भी हो गया, तो आप क्यों पति के घर वालों को परेशान करने में लगी हुई है? इस तरह के पति के घर वालों के विरुद्ध जो एफआईआर लगाई गई थी वो सब क्वैश कर ली जाती है, ठीक, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह से महिलाएं परेशान नहीं कर सकती, एक बार समझौता होने के बाद दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको, खासतौर से जो पति मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? जब भी कोई समझौता करें, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएगा। जब भी कोई समझौता पति और पत्नी के केस में होता है, पहली बात वो रिटेन होना चाहिए, गवाह होने चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और उसमें एक एक बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पहली बात कौन सी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? जो रकम पत्नी ने लेना स्वीकार किया है, वो चाहे एक मुश्त राशि हो चाहे मंथली हो। पहली बात तो एक मुश्त राशि नहीं देनी चाहिए, ठीक, मंथली बांधना चाहिए। इससे भविष्य में आपको फायदा होगा। एक मुश्त राशि नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपने दे भी दी है तो मोड ऑफ पेमेंट का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट क्या चीज? आपको लिखना चाहिए आपने जो पेमेंट करी है पत्नी के अकाउंट में कितने पैसे दिए हैं, ठीक, चेक के माध्यम से दिए हैं, कैश जमा कराए हैं, उसके खाते में इतने पैसे आ गए हैं। कैश ना दिया जाए, ध्यान रखिएगा, कैश नहीं देना चाहिए, ठीक, स्पष्ट होना चाहिए। ड्राफ्ट किया, चेक के माध्यम से कैसे पैसे करिए, मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पत्नी ने कितने व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर में नाम लिखवाया था, उन सब का समझौते में नाम स्पष्ट होना चाहिए। सास का नाम, ससुर का नाम, नंद का, नंदोई का, देवर का, सबका स्पष्ट नाम होना चाहिए कि इन सबके साथ पत्नी पक्ष का समझौता हो गया है। नहीं तो देखिए छत्रपाल वाला केस आ गया, इसी बात को लेके वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, परेशान किया गया, दोबारा एफआईआर करी गई। ठीक दोस्तों, इस तरह से देखिएगा, स्पष्ट नाम होना चाहिए, जितने भी पक्षकार हैं उनका स्पष्ट नाम लिखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट, जो समझौता होता है, समझौते में 2 गवाह होने चाहिए और उस एग्रीमेंट में सारे गवाहों के नाम, उनके आधार कार्ड, उनके नंबर सब लिखे जाने चाहिए। ये नहीं कि सिंपल नाम लिख दिया और उनके सिग्नेचर करा ले, ऐसा नहीं। जो गवाह है दोनों पार्टी के गवाह होने चाहिए। गवाह भी एक गवाह पति पक्ष से हो और दूसरा गवाह पत्नी पक्ष से भी होना चाहिए, दोनों गवाह पति पक्ष से ही ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जब समझौते में लिखा जा रहा हो कि मैं भविष्य में कोई केस नहीं करूंगी, तो उसका स्पष्ट ही लेख होना चाहिए समझौते में, इसने इतने केस फाइल कर रखे हैं मेरे खिलाफ, सीआरपीसी 125 में अलग का रखा है, 498A में अलग का रखा है, 406 का अलग का रखा है, ठीक है, 325, 323 का अलग मुकदमा का रखा है, और समझौते में सारे केस वापस लेना इन्होंने स्वीकार किया है। तो सारी एफआईआर का, सारे केसेस का, जहां जहां महिला ने एफआईआर कराई होगी पति के विरुद्ध, उन एफआईआर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि सारी एफआईआर में वापस ले रही हूँ। समझौते में सिर्फ ये ना लिखा हो कि मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगी, ठीक, समझौते में स्पष्ट मैंने इतनी एफआईआर यहाँ करा रखी है, इन धाराओं में करा रखी है, ये सब एफआईआर में वापस ले लूंगी, ये पत्नी पक्ष से स्पष्ट तौर पे लिखवाया जाए, तभी आपको भविष्य में फायदा होगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब आप किसी का एग्रीमेंट करा रहे हो। आप एडवोकेट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई केस आता है, तो जब एग्रीमेंट कराया जाता है, इन सब बातों का आप स्पष्ट ध्यान रखें दोस्तों, तभी आपको फायदा होगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।